सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लेखपाल के लिए अगला मॉक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 3 मॉक डिस्कस कर चुके हैं, आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। आपको सब कुछ इसमें मैं बीच बीच में बताती रहूँगी कि आपको कैसे पढ़ना है, एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था। तो भारतीय पेटेंट कानून है, ये कब लागू किया गया था? तो ये 1972 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय पेटेंट कानून में इसके बाद कई सारे संशोधन हुए हैं, तो वो संशोधन आपको देखने हैं। पढ़ने का ये ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसका पढ़ने का यही तरीका होता है कि जो सवाल आपका गलत हो रहा है उसको देखें और उसके और जो डायमेंशन है सभी को चेक करें। तो ये ऐसे ही आपकी जीएस बढ़ती है। एक दिन में जीएस किसी की पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य भारत कब बना था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का भारत कब मेंबर बना था? तो 1945 में भारत इसका मेंबर बना था। 1945 में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी और भारत उस जब स्थापना हुई थी तभी से इसका सदस्य है। और 1945 में ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी हुई थी। इन दोनों संस्थाओं की एक साथ ही स्थापना हुई थी और भारत तभी से इन संस्थाओं का सदस्य है। तो 1945 में भारत इसका सदस्य बना। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ये हुई थी ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत। इस समझौते के तहत दो संस्थाएं बनी थी, एक मुद्रा कोष और एक वर्ल्ड बैंक। ये दो संस्थाएं ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत ही बनी थी 1945 में, और भारत इन दोनों का ही इनकी स्थापना के समय से ही सदस्य है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है? जो एप्टा संस्था है उसका सदस्य कौन सा इनमें से नहीं है, वो आपको बताना है। तो इनमें से जो एप्टा का सदस्य नहीं है वो म्यांमार है। बाकी लाओ पीडीआर, चीन, भारत, ये तीनों ही एप्टा के मेंबर हैं। बाकी मेंबर्स आपको गूगल पे सर्च करके देखने हैं। ऐसे संस्थाएं बहुत चर्चा में रहती हैं और एशिया पैसिफिक वाली संस्थाएं बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, तो आपको इनके सदस्य हैं वो सब देखने हैं जाके। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किन संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो जो मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी रैंकिंग क्या थी इंडिया की इस बार, तो ये भी आपको जाके देखना है, गूगल पे आपको ये सर्च करना है, ये आपका काम है। ऐसे ही आपको धीरे धीरे अपना जीएस बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, एड्रागोगी क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है, एडल्ट एजुकेशन का दूसरा नाम है एड्रोगोगी। अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी विकास का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? यानी जो इंक्लूसिव ग्रोथ है इसको एम बनाया गया था किसी पंचवर्षीय योजना में, तो वो आपको बताना है। तो इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समावेशी विकास? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार भारत में समावेशी विकास को लक्ष्य बनाया गया था, जो कि हमने बहुत देरी से सोचा इसके बारे में, बहुत पहले सोचना चाहिए था। अगला प्रश्न है, थायमीन कौन सी विटामिन का नाम है? देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी विटामिन आती हैं बी की, तो एक एक का नाम भी मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो विटामिन B1 का नाम थायमीन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। B6 का पैराडॉक्सिन है। पैराडॉक्सिन 6 और डॉक्सिन ऐसे मैच करके आप याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो थायमीन है विटामिन B1 का नाम है, और पैराडॉक्सिन है विटामिन सी का। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मदद करती है? पर्याप्त, यहाँ पे होगा समय तक, पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, विटामिन B6। विटामिन B6 जो है वो आपकी याददाश्त को तेज़ करती है। आप जो देखते सोचते समझते हैं वो आपके दिमाग में ठहरता है। तो विटामिन B6 इसमें सहायक होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसर किस बाग का सूखा मिश्रण होता है? यानी जो केसर है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, तो ये पौधे के किस भाग से बनती है वो आपको बताना है। तो फूलों के बीज बनाने वाले भाग से बनती है। जो फूल का
वर्तिका वाला जो पार्ट होता है उससे ये केसर का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माचिस बनाने में निम्न वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस बनाने में जिसका प्रयोग किया जाता है वो है फास्फोरस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ये पता नहीं कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? देखिए, तृणमूल जो हिंदी वर्ड है ग्रास रूट का, यानी एकदम निचले स्तर तक। तृणमूल जो इंग्लिश वर्ड है ग्रास रूट, उसका हिंदी रूपांतरण है। तो कभी कभी इतना टिपिकल हिंदी दे देता है कि समझ में नहीं आता। तो तृणमूल लोकतंत्र है, यानी एकदम निचले स्तर तक लोकतंत्र की बात कौन करता है? तो पंचायती राज पद्धति है जो ग्रामीण स्तर तक लोकतंत्र को ले जाने की बात करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन किया जाता है। तो आपको ये देखना है जाके कि निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में, ये आपका काम है, आपको ये ज़रूर देखना है जाके। आप यहाँ से एक प्रश्न आपको ये याद हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, आप उसको जाके देखेंगे किस आर्टिकल में। तो एक प्रश्न से आपके दो अगले सवाल तैयार हो जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग से संबंधित इनमें से नहीं है, तो वो आपको बताना है। देखिए, चुनाव चिन्हों का आवंटन भी चुनाव आयोग करता है, चुनाव की वैधता का निपटारा भी चुनाव आयोग ही करता है, और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराना ये भी चुनाव आयोग का काम है। लेकिन जो अधिसूचना जारी करता है वो राष्ट्रपति जारी करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो भारत में जो वोट डालने का अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो तदर्थ न्यायाधीश हैं एडॉक, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आपका काम है या आपको देखना है किस आर्टिकल में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। तो ये आपको जाके देखना है, ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ आपको देखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, बाकी न्यायालयों में नहीं है। ये आपको एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, यहाँ से फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से सवाल बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया से होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान इनमें से कौन से अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। आपको ये जाके देखना है क्या भारतीय संविधान ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया है या इनके अलावा कोई और भी है। तो ये आपका काम है, लेकिन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। या प्रश्न और जो परिभाषा वाला प्रश्न है वो आपको देखना है लक्ष्मीकांत वाले बुक में जाके। अगला प्रश्न है, नाल सरोवर झील किस प्रांत में स्थित है? तो नाल सरोवर झील है ये गुजरात में स्थित है, एटलस में जाके आपको देखनी है किस जिले में पड़ती है, और कोई शहर तो नहीं है इसके किनारे, महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, बोर टाइगर रिजर्व किस प्रांत में अवस्थित है? तो बोर टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र के अन्य टाइगर रिजर्व हैं उनकी लिस्ट बना के आज आपको रट लेनी है एकदम से, तो इसके साथ में आपके अन्य एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे। तो बोर टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में है, तडोबा, डंडेली, अंशी ये अन्य टाइगर रिजर्व हैं महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिरण्यगर्भ नामक कर है ये दंती दुर्ग द्वारा लगाया गया था। ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था, राष्ट्रकूट तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिकोणीय संघर्ष में 3 राजवंशों का पार्ट था, एक राष्ट्रकूट थे, पाल थे और गुर्जर प्रतिहार थे। मेल लड़ाई पालों और प्रतिहारों के बीच में थी, लेकिन राष्ट्रकूट हैं
ये पालों के रिश्तेदार थे, यानी राष्ट्रकूटों की बेटी की शादी पालों के यहाँ हुई थी, तो पालों की प्रत्याहारों की लड़ाई होती थी। जब पाल कमज़ोर पड़ते थे तो राष्ट्रकूट उनकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे। इस तरह वहाँ पे कन्नौज में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। तो ये दंती दुर्ग है, ये राष्ट्रकूट से ही राष्ट्रकूट वंश से ही संबंधित है। तो इन्होंने हिरण्यगर्भ नामक कर लगाया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए थे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक सिक्के थे ये। जो कोई यूनिक कॉइन्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो शीशे के सिक्के हैं वो सातवाहनों द्वारा चलाए गए थे। इन्होंने एक सिक्का और महत्वपूर्ण चलाया था, पोटीन। ये भी आपको दिमाग में रखना है, पोटीन और सीसा। सोने के भी इन्होंने चलाए थे, लेकिन सोने के सिक्के और राजवंशों ने भी चलाए हैं, लेकिन पोटीन और सीसा ये इनके यूनिक सिक्के थे जो हर किसी राजवंश ने नहीं चलाए हैं। तो ये आपको याद रखना है। शीशे के सिक्के हैं वो सातवाहनों के द्वारा चलाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अलबरूनी किसके दरबार से संबंधित था। तो अलबरूनी का संबंध है महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी के साथ ही आया था। तो अलबरूनी की एक रचना है तहकीक हिंद, वो भी आपको दिमाग में रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटामारू घटना से संबंधित है। तो ये बाबा गुरदीप सिंह है, ये कामागाटामारू घटना प्रकरण से संबंधित है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, बाबा गुरदीप सिंह। तो आज के मॉक में इतना ही। अगले मॉक टेस्ट में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।